नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, कार्यालय प्रक्रिया मतलब कि मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर। और इस सीरीज में हम शुरू करेंगे एमसीक्यूज ऑन ऑफिस प्रोसीजर। ऑफिस प्रोसीजर पर बेस्ड क्वेश्चंस है, आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन दिल्ली गवर्नमेंट, and these questions also useful for DCAC, principal, vice principal, OS, SO, ASO, UDC, LDC in KVS, NVS, EMRS and other departmental examinations। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारे कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है, वो भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आप सारे कंटेंट को देख करके एक ही प्लेटफॉर्म पे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, शुरू करते हैं। वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल पब्लिक सर्विस? मतलब कि सभी सार्वजनिक सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, टू मीट द सिटीजन्स नीड्स टू कंडक्ट हिज बिजनेस। बी, टू एनहांस द सिटीजन्स नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट। सी, टू मीट द सिटीजन्स नीड्स एंड फर्दर एनहांस देयर वेलफेयर। डी, टू अचीव एफिशिएंसी एंड स्पीड फॉर पब्लिक गुड। Correct answer is C, to meet the citizens' needs and further enhance their welfare। मतलब कि पब्लिक सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सार्वजनिक सेवा का मुख्य उद्देश्य होता है टू मीट द सिटीजन्स नीड्स एंड फर्दर एनहांस देयर वेलफेयर। मतलब कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना और साथ में उनके वेलफेयर के लिए कार्य करना, ये पब्लिक सर्विसेज का उद्देश्य होता है। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं। सेकंड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफिस प्रोसीजर इज टू अचीव। कार्यालय प्रक्रिया शुरू करने का उद्देश्य प्राप्त करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, अकाउंटेबिलिटी फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। बी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर पब्लिक वेलफेयर। सी, अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड कीपिंग। डी, एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज फॉर पब्लिक गुड। करेक्ट आंसर विल बी डी, एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज फॉर पब्लिक गुड। मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफिस प्रोसीजर है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? यहाँ पर एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ पब्लिक फंक्शनरीज है, मतलब कि कार्य क्षमता और उनकी तीव्रता को बनाए रखने के लिए जो भी सरकारी फंक्शनरीज है, सरकारी तंत्र है, उसको बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि पब्लिक को, आम नागरिकों को सहायता मिले। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच इज द नोडल एजेंसी इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स? संगठन और विधियों के क्षेत्र में नोडल एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज। बी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। सी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। डी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज है, ये नोडल एजेंसी का कार्य करती है, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन और मेथड के लिए कार्य करती है ये नोडल एजेंसी। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर फोर, हु ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के संगठनात्मक ढांचे का हिस्सा है? तो भारत के संगठना तो भारत सरकार के संगठनात्मक ढांचे का हिस्सा इनमें से कौन कौन होंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, द प्रेसिडेंट। बी, द प्राइम मिनिस्टर। सी, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डी, ऑल दी अबव। सही उत्तर होगा डी, ऑल दी अबव। सरकारी तंत्र के ये सभी भाग होंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये सभी सरकारी ढांचे को बना करके और सरकारी तंत्र तैयार करते हैं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 77(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हिंदी अर्थ देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के तहत सरकार के व्यापार के सुविधाजनक लेन देन के लिए राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन से नियम जारी किए गए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961।
बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नोर बी। करेक्ट आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के तहत सरकार के व्यापार के सुविधाजनक लेन देन के लिए राष्ट्रपति द्वारा ये नियम बनाए गए हैं, नियम जारी किए गए हैं। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ये दोनों रूल है वो सरकारी तंत्र के लेन देन के लिए बनाए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवीजन ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के विभाग का एक प्रभाग नहीं है। तो भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनका कोई पार्ट नहीं है, मतलब कि डिवीजन नहीं है। इनमें से हमें पता लगाना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सेक्शन, बी डिवीजन, सी ब्रांचेज, डी यूनियन। सही उत्तर हो जाएगा डी यूनियन। मतलब कि डिवीजन ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट का इनमें से कौन कौन से डिवीजन हो सकते हैं, सेक्शन हो सकते हैं, डिवीजन हो सकते हैं, ब्रांचेज हो सकते हैं, परंतु यूनियन नहीं होती। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंप्राइजेज ऑफ। रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय में शामिल है। ऑप्शंस आर ए आर्मी हेडक्वार्टर्स, बी नेवल हेडक्वार्टर्स, सी स्टाफ हेडक्वार्टर्स, डी एयर हेडक्वार्टर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी स्टाफ ऑफ हेडक्वार्टर्स है। स्टाफ हेडक्वार्टर्स है, ये शामिल हो जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8। हाउ आर स्टेटरी बॉडीज एस्टेब्लिश्ड। वैधानिक निकायों की स्थापना कैसे की जाती है, मतलब कि ऑफिस प्रोसीजर में सरकारी तंत्र है वो कैसे खड़ा किया जाता है, कैसे वो कार्य करते हैं, उनके बारे में ये पूरा ऑफिस प्रोसीजर पर बेस्ड क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लेकर के आया हूँ। और ये क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो यूपीएससी ने एनसीटी के लिए वैकेंसी निकाली थी उनकी डेट डिक्लेयर कर दी है, और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की एग्जाम होने वाली है, उनमें ये सिलेबस का एक पार्ट रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सी अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए मिनिस्ट्री, डी अंडर द गाइडेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Correct answer will be A, by an act of the parliament. How are statutory bodies established? By an act of the parliament, मतलब कि जो संसद नियम बनाती है उनके अनुसार स्टेटरी बॉडीज हैं उनकी स्थापना की जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। मतलब कि सीपीएसई किसको बोलेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में सरकार द्वारा धारित शेयरों का न्यूनतम प्रतिशत क्या होगा जब उसको हम सीपीएसई बोलेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 25%, बी 40%, सी 50%, डी 75%। करेक्ट आंसर इज सी 50%। सीपीएसई बोलेंगे। सीपीएसई मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो उपक्रम होते हैं उनको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मानते हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज कहेंगे। जब गवर्नमेंट का शेयर होगा, कितने प्रतिशत शेयर होना चाहिए, 50% शेयर होगा, तो वो सीपीएसई के अंतर्गत आते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10। द शेयर्स ऑफ सीपीएसई हेल्ड बाय द गवर्नमेंट आर हेल्ड बाय द। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। सरकार द्वारा धारित सीपीएसई के शेयर किसके पास होते हैं, इनमें से किसके पास में सीपीएसई के शेयर होंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि सीपीएसई किसको बोलेंगे, अगर सरकार के पास में 50% शेयर है तो वो सीपीएसई होगी। और ये शेयर है वो किसके पास में होते हैं, किसके नाम से होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डी होल्डिंग कंपनीज। करेक्ट आंसर इज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी कार्य होते हैं भारत के राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, और यहाँ पर शेयर भी सीपीएसई है, मतलब कि सरकार है उसके जो शेयर होल्डर है वो कौन होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे।
यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके सिलेबस का कंप्लीट पार्ट है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है, वो भी अवेलेबल करवा रहा है। और ये क्वेश्चन पेपर्स और ये स्टडी मटेरियल है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ओएस, एसओ, एएसओ, यूडीसी, एलडीसी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं और आपके कंप्लीट सिलेबस को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। यहाँ आपके कंटेंट हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह पर मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे सर्विस रूल्स हैं और एकेडमिक पार्ट साथ में ही जनरल पार्ट है, वो भी एक जगह पर मिलना उपलब्ध होना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ सारे कंटेंट, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखते हैं अगला सवाल 11। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन फॉर्मली वेस्ट ऑन हु ऑफ द फॉलोइंग। संघ की कार्यकारी शक्ति औपचारिक रूप से निम्नलिखित में से किस पर निहित होती है? ऑप्शंस आर ए द प्रेसिडेंट, बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सी द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए प्रेसिडेंट। संघ की कार्यकारी शक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स डज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 2, बी 3, सी 5, डी 10। करेक्ट आंसर इज बी 3। और जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए कि कौन कौन से मिनिस्टर्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पाए जाते हैं। आपके कमेंट आ जाने चाहिए। यहाँ पर 3 कैटेगरीज है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। कौन कौन से मिनिस्टर्स शामिल होते हैं, तीनों के आप कमेंट में नाम बता दीजिए। तीनों यहाँ आ जाएंगे, आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल 13। हु इज इन चार्ज ऑफ ए विंग व्हेन ए वर्क इन ए डिपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू विंग्स? जब एक विभाग में एक कार्य को विंग में विभाजित किया जाता है तो एक विंग का प्रभारी कौन होता है? मतलब कि किसी भी कार्य को अलग अलग विंग्स में डिवाइड कर दिया है तो एक पर्टिकुलर विंग का जो प्रभारी होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए अंडर सेक्रेटरी, बी डिवीजन हेड, सी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डी स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी उसको कहेंगे। अगर इंचार्ज ऑफ विंग बनाएंगे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट है उसको कई सारे विंग में बांट दिया है, तो एक पर्टिकुलर विंग का इंचार्ज या तो स्पेशल सेक्रेटरी होगा या एडिशनल सेक्रेटरी होगा या जॉइंट सेक्रेटरी होगा। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल 14। विच इज द लोवेस्ट यूनिट इन ए डिपार्टमेंट विद ए वेल डिफाइंड एरिया ऑफ वर्क? एक सुपरिभाषित कार्य क्षेत्र वाले विभाग में सबसे निचली इकाई कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए डिवीजन, बी ए ब्रांच, सी ए सेक्शन और ए डेस्क, डी डेजिग्नेटेड सेक्शन हैंडलिंग वर्क ऑफ ओ एंड एम। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी ए सेक्शन और ए डेस्क। Which is the lowest unit in a department with a well defined area of work, that is a section or a desk? अगला सवाल देख लीजिए 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हिंदी अर्थ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इनमें से कौन सी चीज है जो संवैधानिक निकाय में शामिल नहीं होती है? भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत वो स्थापित नहीं हुई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, डी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो बाद में स्थापित किया गया था। भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना नहीं की गई थी। ये संवैधानिक निकाय नहीं माना जाता है। इसकी स्थापना है वो पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। Next question 16. Which of the following is not statutory body established under the state or
एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से कौन संसद के कानून या अधिनियम के तहत स्थापित वैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शंस आर: ए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, बी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, डी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि यूपीएससी है, उसकी स्थापना है वो संविधान के अनुसार की गई थी। ये पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा स्थापित नहीं हुई थी, इसकी स्थापना संविधान के द्वारा की गई थी। इसको संसद के कानूनी या अधिनियम के तहत स्थापित वैधानिक नियम निकाय नहीं माना है, क्योंकि इसकी स्थापना है वो संविधान के द्वारा की गई थी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। Next question 17. How are autonomous bodies given autonomy to discharge their functions? स्वायत्त निकायों को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए स्वायत्तता कैसे दी जाती है? ऑप्शंस आर: ए इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी इन अकॉर्डेंस विद एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सी इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डी इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब कि ऑटोनोमस बॉडीज को ऑटोनॉमी प्रदान की जाती है, जिससे कि वो अपने स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य कर सकें। तो ये किसके तहत दी जाती है? इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार उनको ऑटोनॉमी प्रदान की जाती है। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18. फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ दीज सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय एन इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर? निम्नलिखित में से सूचना और सुविधा काउंटर द्वारा इनमें से कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड प्रोग्राम्स स्कीम सपोर्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रेलेवेंट रूल्स एंड प्रोसीजर्स, बी online facilities to clients and customers of the organization, c floating tenders and obtaining quotations for the organization, डी फॉर्मिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। तो सूचना और सुविधा काउंटर द्वारा इनमें से कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड प्रोग्राम्स स्कीम्स सपोर्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रेलेवेंट रूल्स एंड प्रोसीजर्स है, ये प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा? सूचना और सुविधा काउंटर के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ए। Move to question number 19. State the functions of a director oblique डिप्टी सेक्रेटरी इन द सेक्रेटरिएट। सचिवालय में निदेशक या उप सचिव के कार्यों का उल्लेख कीजिए। कौन से कार्य होंगे जहां पर डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी होता है सेक्रेटरिएट या सचिवालय में, तो उसके कार्य क्या होंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेक्रेटरी एंड डिस्पोजेज ऑफ केसेस एज पर पावर्स डेलीगेटेड और एज पर द channel of submission of the department, b frames policies and administers the divisional of government business cases dealt, c is responsible for the dispose of government businesses cases dealt under the division and report to the secretary, d heads the division and disposes of the cases with independent charge। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए सचिवालय में निदेशक उप सचिव के कार्य है वो इस प्रकार से हैं: एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेक्रेटरी एंड डिस्पोजेज ऑफ केसेस एज पर पावर्स डेलीगेटेड और एज पर द चैनल ऑफ सबमिशन ऑफ द डिपार्टमेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। और डियर फ्रेंड्स देख लेते हैं T20 का लास्ट क्वेश्चन 20। हु इज इन चार्ज ऑफ ए ब्रांच ए मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर सेक्शंस ऑब्लिक यूनिट्स। एक या अधिक अनुभागों इकाइयों से युक्त मंत्रालय विभाग की शाखा का प्रभारी कौन होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए जॉइंट सेक्रेटरी, बी डिप्टी सेक्रेटरी, सी अंडर सेक्रेटरी, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी अंडर सेक्रेटरी। हु इज इन चार्ज ऑफ ब्रांच ए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर सेक्शंस यूनिट्स। तो अगर किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा सेक्शंस या यूनिट्स हैं तो उनका प्रभारी कौन होगा? अंडर सेक्रेटरी होगा। एक सेक्शन का प्रभारी अंडर सेक्रेटरी होगा या यूनिट का प्रभारी है वो अंडर सेक्रेटरी होगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए और आज के क्वेश्चन है वो आधारित थे
एमसीक्यू ऑन ऑफिस प्रोसीजर मतलब कि मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। और ये क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में रखे गए हैं, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसीडीसी, एनबीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, limited departmental examinations and limited departmental competitive examinations। डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट है अवेलेबल है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है वो भी अवेलेबल है। आप पुराने पेपर के क्या ट्रेंड चल रहे हैं वो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में आंसर की सेक्शन में देख करके और सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्या रिसेंट ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन पेपर का वो भी देख सकते हैं। और साथ में ही डिटेल वीडियोज है वो भी अवेलेबल है, परचेज प्रोसीजर पर, इनकम टैक्स, जीएसटी और डिसिप्लिनरी रूल्स, मतलब कि सारे सर्विस रूल्स है, आपका कंप्लीट सिलेबस है यहाँ पर कवर किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें मालूम है आप सर्विस कर रहे हैं और सर्विस करते हुए आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो नॉलेज मंडली आपके लिए अवेलेबल करवा रहा है आसान और ऑथेंटिक कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म पर। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।